अरे क्या हुआ? कुछ ऐसे ही दिखती होगी ना तुम्हारी एनसीईआरटी भी, एकदम रंग बिरंगी, हर तरफ से हर लाइन अंडरलाइन, कोने में स्टिकी नोट्स, ये वो। कोई चप्पा चप्पा नहीं बचा एनसीईआरटी का। फिर क्यों नहीं हुआ सिलेक्शन? क्या कमी रह गई थी तुम्हारे एनसीईआरटी पढ़ने के तरीके में? इस तरीके से तुम्हें कभी समझ ही नहीं आया कि कब तुम्हारी डाउट वाली लाइन तुम्हारी रेक्टिफिकेशन की लाइन बन गई। जिस लाइन में तुम्हें डाउट आना चाहिए था, उस लाइन को तुमने इंपॉर्टेंट समझ के सिंपली लिख लिया और रट लिया। यही रीजन है कि अगर मैं अब भी तुम्हारे सामने 4-5 एनसीईआरटी की लाइन बोल दूं तो तुम्हारे दिमाग में क्लिक भी नहीं होगा कि वो लाइन कहां से मैंने बोली गई। तो यानी कि फ्यूचर डॉक्टर्स अगर वाकई सिलेक्शन लेना है, देखो आने को तो नीट 2026 भी आएगा, 27 भी आएगा, 28 भी आएगा। नीट तो हर साल आता रहेगा, लेकिन हर साल तुम्हारे लिए पिछले साल से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम अपनी जिंदगी का 1 साल दे रहे हो नीट के लिए, तो सही तरीके से एनसीईआरटी पढ़ना भी उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बन जाता है, स्पेशली अगर मैं बात करूं बायोलॉजी की, है ना। अब जैसे मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेती हूं, जो मैं आज की वीडियो में बताने जा रही हूं कि एनसीईआरटी पढ़ने का सही तरीका क्या है, और रुक जाना, वीडियो एंड तक देखना और दिल पे हाथ रख के पूछना कि क्या मैं सही तरीके से एनसीईआरटी पढ़ता था या पढ़ती थी, या मुझे सच में बदलाव करने की जरूरत है। तुम अगर 1 हफ्ते भी फॉलो कर लिए ना इस चीज को, तुम्हें मजा आ जाएगा, तुम्हारा कॉन्फिडेंस पहले से ज्यादा ऊंचा हो जाएगा। ये मेरा तुम्हारे साथ एक प्रॉमिस है। तो वीडियो को पूरे एंड तक देखना, क्योंकि तुम्हारे एक एक्सपोजर होगा, तुम्हारी सच्चाई तुम्हें पता चलेगी कि तुम क्या कर रहे हो। तुम एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, रट रहे हो, समझ रहे हो, क्या कर रहे हो। तो जैसे लेते हैं एक चैप्टर सेल साइकिल एंड सेल डिविजन, ठीक है। सबने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो अच्छे से पढ़ लेना। यहां पर अगर मैं बात करूं स्पेसिफिकली, चलो इस वाले पैराग्राफ की, ठीक है। ज्यादातर बच्चों को मैंने देखा है, वो क्या करते हैं, इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं, उसके बाद फटाफट से कॉर्नर में लिख लेते हैं ऐसे, एस फेज में, एन से एन, 2n से 2n, लेकिन 2c से 4c लिख लिया, रट लिया, हो गया, पेपर में आएगा, हम कर देंगे। भाई तुम करोगे तो तब ना, जब तुम्हें यहाँ पे पता होगा कि n कौन है, 2n कौन है, 2c कौन है, 4c कौन है, c कौन है। आधे से ज्यादा बच्चों को मैं गारंटी बोलती हूँ ये पता ही नहीं है कि इनकी प्लॉइडी क्या है, डीएनए का कंटेंट क्या है। पॉज करके कमेंट सेक्शन में लिख के बता दो और चेक कर लो कि तुम सही बोल रहे हो या नहीं बोल रहे हो। जैसे इस वाली जगह पर क्रोमोसोम है n, इस वाली जगह पर है क्रोमोसोम 2n, ये आपका ब्रोकन क्रोमोसोम है, ब्रोकन, टूटा हुआ, ये क्या ही करेगा। ये है आपका 2n, ये है आपका n, ये है आपका 3n, ये प्लॉइडी ही गलत निकल जाएंगी। तो जब तुम्हारे बेसिक क्लियर है ही नहीं, तुम्हें ये समझ ही नहीं आया, तो तुमने कैसे इंपॉर्टेंट लगा के इसको लिख लिया एनसीईआरटी में, बताना। यही से तुम्हारा डाउनफॉल शुरू हो रहा है, यही से। तुम्हें समझ आ रहा नहीं है, तुमने फटाफट से उसको रंग लिया, चीट लिया और उसको कोने पे चिपका दिया स्टिकी नोट्स में। अभी नहीं, अभी आगे देखो, आगे देखो, एक और एनसीईआरटी का पैराग्राफ है, यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे लिखा हुआ है कि एनिमल्स के अंदर माइटोसिस केवल डिप्लॉइड सेल में देखा जाता है, और प्लांट्स के अंदर जो है हैप्लॉइड सेल भी माइटोसिस से डिवाइड करते हैं। हमने क्या किया, एनसीईआरटी की लाइन पढ़ी, हमें लगा इंपॉर्टेंट है, टीचर ने बता दिया इंपॉर्टेंट है, फटाफट से उसको ऐसे क्या कर दिया हमने, क्या कर दिया, सबसे ज्यादा हम क्या करते हैं, हाईलाइट एकदम ऐसे उसको कलर भर दिया कि बस अगली बार देखा तो ये दिमाग में आ जाए। पहले खुद से पूछो तो सही, ऐसे कौन से हैप्लॉइड सेल्स है प्लांट्स में जो माइटोसिस करते हैं, बताओ। क्वेश्चन आना चाहिए ना, कि उन सेल्स का नाम भी तो दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि हाँ भाई बात तो जस्टिफाई हो रही है। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट्स में बताना, कौन से सेल्स है ऐसे, कौन से सेल्स है, कमेंट्स में बताना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मैं तुम्हें थोड़ा ट्रेलर दे रही हूँ, ट्रेलर। अब तुमने प्रोफेज पढ़ लिया, ठीक है, प्रोफेज तुमने शुरू से लेकर के एंड तक का पूरा प्रोफेज अच्छे से पढ़ लिया। अब मैं तुमसे पूछूं कि कौन सा इवेंट है जो अर्ली प्रोफेज में होता है, कौन सा इवेंट है जो लेट प्रोफेज में होता है। आप हर स्टेज को अर्ली और लेट में बांट सकते हो, तो ऐसे प्रोफेज को भी बांट सकते हो। तो क्या आप आंसर दे पाओगे? अगर ये क्वेश्चन नीट में आ गया तो आंसर दे पाओगे, जबकि इसका आंसर एनसीईआरटी की लाइंस में ही हिडन है। कहां हिडन है, यहां देखो, इधर आ जाओ। एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है, प्रोफेज इज मार्क्ड बाय, इसको मैं थोड़ा सा पतला कर लेती हूँ, प्रोफेज इज मार्क्ड बाय द इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल। इसके अलावा नेक्स्ट पेज पे क्या लिखा गया है, बाय द एंड ऑफ प्रोफेज सारे के सारे ऑर्गेनेलीज डिसअपीयर हो जाएंगे। तो अगर मैं इस क्वेश्चन का आंसर पूछूं तो अर्ली प्रोफेज में क्या हो जाएगा, क्रोमोसोमल कंडेंसेशन, लेट प्रोफेज में क्या हो जाएगा, ऑर्गेनेली डिसअपीयरेंस। लेकिन हमें तो यही कंफ्यूजन हो जाएगा कि सवाल पूछा कहां से है।
हम मॉड्यूल ढूंढने लगेंगे, हम एनसीईआरटी ढूंढने लगेंगे, हमें लगेगा कि यार पेपर तो अनएक्सपेक्टेड आ गया, पेपर तो बाहर से आ गया। तरीका बदलना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि सब पढ़ लिया उसके बाद तुम सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट भूल जाओ, समरी। समरी पढ़ना, समरी से तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछ लेती हूँ। एक बात बताओ, जब ऑर्गेनिज्म मैच्योर हो जाता है तो क्या डिवीजन करने की नीड है? क्या डिवीजन होता है फिर भी या नहीं होता? डाउट आएगा मन में। समरी वैसे ही पढ़ के बताना, कौन सी स्टेज है जहां पर क्रोमोसोमल इलोंगेशन होता है। क्रोमोसोमल कंडेंसेशन सबको पता है प्रोफेज में, क्रोमोसोमल इलोंगेशन कहां होता है? अब यहां पढ़ोगे कहानी अलग सी लगेगी, यहां पढ़ोगे कहानी अलग सी लगेगी, कहानी सेम है, बस वर्ड्स लिखने का तरीका बदल गया। तो यहां पे तुम्हें मैं दिखा देती हूं कहां गया क्रोमोसोमल इलोंगेशन। तुम्हारे टीलोफेज में ये यहां की लाइंस। तुम्हारे लिए एनसीईआरटी का एक एक कॉर्नर इंपॉर्टेंट है। कहां तक रंगोगे उसको, कहां तक उसके साथ रंगोली खेलोगे? नहीं खेल सकते। तो आपको अपने तरीके को बदलने की नीड है, इस बात को मान लो। तो मैम आप बताओ ना फिर कैसे पढ़े हम एनसीईआरटी, क्या है वो सही तरीका एनसीईआरटी पढ़ने का? तो देखो, अगर तुम किसी से भी पूछ लो कि मैम या सर कितनी बार एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, आपने कितनी बार एनसीईआरटी पढ़ेगी, तो हर कोई ये जरूर कहेगा कि यार मिनिमम 10 बार तो पढ़नी चाहिए। हम 1-2 बार में हार जाते हैं, हम 10 बार क्या पढ़ेंगे? तो अब जरूरी क्या है, तुम्हें बैलेंस करना है। तुम्हें डेली का काम डेली करना है। डेली का काम डेली नहीं करोगे, बैकलॉग बचेगा, पेंडिंग हो जाएगा, तो फिर तुम कहां से चीजों को मैनेज करोगे? सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर तो ये हो जाता है। जब हम डिसीजन लेते हैं कि हमें ड्रॉप लेना है, स्टार्टिंग में सब सही चलता है, आगे जाके बस बैकलॉग, पेंडिंग, ये सब हो जाता है। आपको क्या करना है, टीचर ने आपको पढ़ाया, ठीक है, आप पहली बार एनसीईआरटी को रीड करो, बस रीड करो। पेंसिल लेनी है हाथ में, पेंसिल, कोई मार्कर वार्कर कुछ नहीं। रीड कर रहे हो, बस ऐसे ऐसे अंडरलाइन करते चलो। रीडिंग ही करनी है। कुछ चीजें समझ में आएंगी, मैं कह रही हूँ 20% समझ आएगा क्या लिखा है, बाकी नहीं समझ में आएगा। अब तुम्हें सेकंड रीड लेनी है। सेकंड रीड में नोट्स को अपने साथ लेना है, एक बार नोट्स पढ़ के फिर एनसीईआरटी पढ़ो, और हर लाइन में से क्वेश्चन पूछो 3। व्हाट, व्हाई, हाउ, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। इन्हीं 3 क्वेश्चन में से तो तुम्हारे असर्शन रीजन बन जाएंगे। असर्शन रीजन कहां से आते हैं? एनसीईआरटी की लाइन से तो घुमा के आते हैं। जब तुम खुद ही हर लाइन से पूछोगे क्यों हो रहा है ऐसा, तो तुम्हें रीजन अपने आप ही मिल जाएगा, है ना? अभी चीतना नहीं है एनसीईआरटी को। अभी थर्ड रीडिंग है। थर्ड रीडिंग में तुम्हें डाउट्स अंडरलाइन करने हैं। ऑब्वियस सी बात है भैया, नहीं हम इतने होशियार कि हमें सारी लाइन समझ में आ जाए, कुछ लाइन में डाउट भी आएगा, तो उसको रटना नहीं है। डाउट को अंडरलाइन करो, रटो मत, और उस डाउट को क्लैरिफिकेशन लो, किससे? अपने टीचर से। डाउट को क्लैरिफाई करो, और एक बार जब तुम्हारे सामने पूरा पिक्चर क्लियर हुआ, मैं ये नहीं बोल रही एक साथ सारी एनसीईआरटी पढ़ लो, पैराग्राफ बाय पैराग्राफ पढ़ो ना। फिर उस पर्टिकुलर पैराग्राफ का 4th रीड के बाद अपने नोट्स बनाओ, सेल्फ मेड नोट्स, सेल्फ मेड नोट्स, सेल्फ मेड नोट्स। ये सेल्फ मेड नोट्स तुम्हारी सेल्फ जो तुम्हारी एक जर्नी है ना, उसमें तुम्हें सक्सेस दिलाएंगे। समझ में आया? तो स्टार्टिंग से ही पढ़ते टाइम तुम्हें नहीं रंगना है एनसीईआरटी को। पहले रीड करो, दोबारा रीड करो, हर लाइन से क्वेश्चंस पूछो, अपने डाउट वाली लाइन को अंडरलाइन करो, फिर फाइनली एक बार दोबारा से रीड करके अब तुम्हारे दिमाग में कुछ चीजें हैं जो सेट हो गई होंगी, पिक्चर पूरी क्लियर हो गई होगी। अब अपने सेल्फ मेड नोट्स बनाओ। सेल्फ मेड नोट्स में आधे पॉइंट्स में तो खुद ब खुद हाथ चलने लगेगा, एनसीईआरटी झांकने की भी नीड नहीं पड़ेगी। तो अगर तुमने अपने एनसीईआरटी को पढ़ने के तरीके में चेंज कर लिया ना बच्चों, डेफिनेटली तुम्हारी जो एक बायोलॉजी की प्रिपरेशन की जर्नी है 360 में से 360 मार्क्स लाने वाली, वो डेफिनेटली चेंज होगी। ठीक है, हर बार हम एक जो चीज भूल जाते हैं वो होती है, मैंने तुम्हें बताया था, एक तो समरी रीडिंग और एक डायग्राम्स। डायग्राम से भी क्वेश्चन आ जाते हैं ना, बताओ इसमें से कौन सा ट्रांजिशन टू मेटाफेज शो कर रहा है, ये क्या शो कर रहा है, क्या क्या है, लेबलिंग क्या है। तो बस जरूरत क्या है कि बस अपनी बुक को बस ये चीतना ही टारगेट मत रखो, इसको बस रंगना ही टारगेट मत रखो, इसे समझो, रटो मत, समझो। 1 हफ्ते या 10 दिन भी तुमने ये फॉलो कर लिया ना, डेफिनेटली तुम खुद आके बोलोगे कि मैम यस इट वर्कड। तो मैं जो बोल रही हूँ उसको फॉलो करके देखो, डेफिनेटली तुम्हें पॉजिटिव बदलाव देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर और भी कोई तुम्हें दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है, यू नीड कि कोई मोटिवेशन हो या कोई हो जो मेरी चीजों को सॉल्व कर सके, किसी भी टाइप की प्रॉब्लम हो, आप कमेंट्स में लिख सकते हो। डेफिनेटली आई विल हेल्प यू आउट बच्चों। तो अपना ख्याल रखना,
अपने अंदर कोई भी अगर चेंज है जो तुम्हारी सक्सेस के साथ तुम्हें सक्सेस के पास ले जा सकता है, तो डेफिनेटली उन चेंजेस को करो, क्योंकि नीट 2026 में सिलेक्शन लेना है, वरना ये जो लूप है तुम्हारा ड्रॉप का, नीट का, ये चलता ही रहेगा और इसमें तुम ट्रैप हो जाओगे। तो ट्रैप मत हो, अच्छे से पढ़ो, अपने आप को संभालो, मिस्टेक्स को सुधारो और अपना सिलेक्शन हासिल करो। बाय बच्चों, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।